हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 7 अप्रैल और आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक आपको सुनना है। लास्ट में इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि दोस्तों, जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं तो इससे आपका मेमोरी पावर और जो कॉन्फिडेंस है ये दोनों बिल्डअप होते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल स्टडीकर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आपको समस्या आती है पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 अप्रैल को। दोस्तों, हर साल 6 अप्रैल को बीजेपी का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, यानी बीजेपी जो है वो 6 अप्रैल को अपना फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस सेलिब्रेट करती है। ठीक है, अब बात आती है कि बीजेपी की स्थापना कब की गई थी। तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980 को। और इसके फाउंडर कौन कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी और इसके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। ठीक है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये पहले प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के। और वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं जगत प्रसाद नड्डा। कौन है दोस्तों? जगत प्रसाद नड्डा। चलिए फ्रेंड्स, हम भारतीय जनता पार्टी की कुछ कहानी डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जो आज भारतीय जनता पार्टी है इसको पहले कभी जनसंघ के नाम से भी जाना जाता था, यानी इसे भारतीय जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर इसे 1980 से भारतीय जनता पार्टी कहा जाने लगा। तो जो भारतीय जनसंघ है इसकी स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। फिर यही भारतीय जनसंघ जो है वो जनता पार्टी बनी और फिर जनता पार्टी से फिर कौन सी पार्टी बनी है? भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में अगर हम जानें तो लोकसभा में इसके 301 मेंबर हैं प्रेजेंट में, और राज्यसभा में इसके मेंबर हैं 101। ठीक है, लोकसभा में जो लीडर हैं वो हैं कौन? नरेंद्र मोदी। इसके अलावा राज्यसभा में जो लीडर हैं बीजेपी के वो कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करते जाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसमें 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स और 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और निजी एफएम चैनलों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं? तो इसका आंसर है हंगरी। दोस्तों, जो हंगरी है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है बुडापेस्ट। क्या है दोस्तों? बुडापेस्ट। और जो विक्टर ऑर्बन है ये चौथी बार प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं हंगरी के। ठीक है दोस्तों, सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं कौन? विक्टर ऑर्बन। 2010 से लगातार प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं हंगरी के। और जो यूरोपीय यूनियन है उसमें सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले किसी भी देश के प्रमुख हैं कौन? विक्टर ऑर्बन। इस बार जो चुनाव हुए थे उसमें जो 6 विपक्षी पार्टियां थी वो सभी जुड़ करके एक साथ हुए, लेकिन फिर भी इन्हें हरा नहीं पाए थे। हंगरी को जरूर याद रखिएगा कि यह मध्य यूरोप में स्थित एक कंट्री है। अगला प्रश्न है, 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किस इंडियन म्यूजिक कंपोजर को न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रिकी केज। किसे दोस्तों? रिकी केज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको ये जो 64वें ग्रैमी अवार्ड्स हैं इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। तो जितने भारतीयों को दिए गए हैं यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि रिकी केज को, जो कि एक इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्हें न्यू एज एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिकी केज की तो वो
दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीते हैं इस बार। और उन्होंने किस एल्बम के लिए अवार्ड जीता है? तो डिवाइन टाइड्स के लिए उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। दोस्तों वह भारतीय संगीतकार हैं और बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इसके अलावा ग्रैमी अवार्ड में भारतीय संगीतकार AR रहमान भी पहुंचे थे। दोस्तों इस समारोह में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। अब हम बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। अब सवाल उठता है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों एक बात तो स्पष्ट हो गई कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे पहले 1959 में दिए गए थे। 4 मई 1959 को पहली बार वितरित किए गए थे, लेकिन इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। और जो अमेरिका की रिकॉर्डिंग एकेडमी है उसके द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी दोस्तों जो ग्रैमी अवार्ड हैं ये अमेरिका में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? अमेरिका में दिए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ग्रैमी अवार्ड 2022 में भारतीय मूल की किस संगीतकार को बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है फाल्गुनी साह। कौन दोस्तों? फाल्गुनी साह। तो फाल्गुनी साह जो है वो एक म्यूजिशियन है और उन्हें बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में अवार्ड मिला है और वो भारतीय मूल की हैं। उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, ठीक है। और वो अभी न्यूयॉर्क अमेरिका में बस गई हैं और वो अमेरिकी नागरिक हो गई हैं। दोस्तों फाल्गुनी साह को फालू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के लिए AR रहमान के साथ भी काम किया था। तो ये पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि वह सबसे पहले व्यक्ति कौन थे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो उनका नाम था पंडित रविशंकर। क्या नाम था दोस्तों? पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसके अलावा दोस्तों AR रहमान, सोनू निगम और इन सभी लोगों को भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। रिकी केज का नाम भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 अप्रैल को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के बीच बारूदी सुरंगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यानी कि जो बारूदी सुरंगें होती हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 8 दिसंबर 2005 को की गई थी और पहला दिवस जो मनाया गया था वो 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स 2022 के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण पर कितने रुपए खर्च करने को निर्धारित किया है? यानी कितने रुपए खर्च करने का निर्धारण किया है? आंसर है इसका 190 करोड़। यानी दोस्तों जो सरकार है या खेल मंत्रालय है वो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स 2022 के लिए 190 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 33 स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ट्रेनिंग और कंपटीशन का एनुअल कैलेंडर तैयार किया है। इसमें देश भर के अलग अलग राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता के लिए 259 करोड़ रुपए की रकम निर्धारित की गई है। यह रकम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में खर्च होगी। इस राशि में से 290 करोड़ रुपए कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स 2022 के लिए दी गई है। यानी कुल रुपए जो है वो 259 करोड़ रुपए निकाले गए हैं, लेकिन जो 190 करोड़ रुपए हैं दोस्तों वो केवल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के लिए निकाले गए हैं। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्तमान में केंद्रीय युवा और यानी यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है। ठीक है, यानी खेल मंत्री कौन है, इतना आप समझ लीजिएगा। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, गणगौर महोत्सव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों गणगौर महोत्सव अभी वर्तमान में शुरू हुआ है किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा क्यों कहा है कि ये शुरू हुआ है? क्योंकि यह 3 अप्रैल से शुरू हुआ है और 18 दिनों तक चलने वाला यह महोत्सव है। तो गणगौर महोत्सव जरूर याद रखिएगा। कई बार जीके स्टैटिक्स में पूछा जाता है कि गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है, कोविड-19 के कारण ये 2 साल आयोजित नहीं हुआ है, लेकिन इस साल वो फिर से शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनमें पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, बीजेपी की स्थापना कब की गई थी?
और तीसरा क्वेश्चन है हंगरी किस महाद्वीप में स्थित है। तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो आप राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और उनके लिए कोड यूज करें राजा नंबर 1। दोस्तों आपको स्टडी कर को खबरी पर जरूर फॉलो करना है, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप स्टडी कर को खबरी पर फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।